मैंने जो सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था प्रिपरेशन के लिए वो CUCET था, जिसमें मेरी रैंक 4 थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो सेकंड एग्ज़ाम दिया था दैट वाज़ JEE मेंस। मेरा JEE मेंस क्वालिफ़ाई हुआ था। क्वालिफाई हो जी, वो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था और तब मैंने अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए और मुझे जो सीट थी वो सीट ऑफ चॉइस मिल रही थी NIT श्रीनगर में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था AMU CET, वो भी मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था। उसके बाद मेरा जो नीट हुआ था, नीट भी क्वालिफ़ाई हुआ था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था SCOST UET का, जिसमें मेरी रैंक सेकंड थी जम्मू कश्मीर में। आपने इतने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, खास जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका एस्पिरेशन है कि हम इस साल GMC जाएं या JEE मेंस करें या 12th में अच्छे मार्क्स लाएं, तो उनके लिए आपका क्या उन्होंने खुद MBBS क्वालिफाई किया है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हैं और अब प्रैक्टिकली ये बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जाएगा अनअकैडमी श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना दोस्तों, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिल उन्हें पनाह दी, जिन्हें वसवस उन्हें डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। आज हमारे साथ एक ऐसा यकीन मौजूद है जिन्होंने खुद पहले MBBS क्वालिफाई किया है। जी हाँ, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, जिन्होंने JEE मेंस क्रैक किया है, जिन्होंने SCOST का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक किया है। और आपको बता दें कि इस वक्त वो मौजूद हैं अनअकैडमी श्रीनगर, मुल्क की सबसे बड़ी एकेडमी श्रीनगर परेपोरा में। हम आपके साथ मिलाने जा रहे हैं कश्मीर के उस बेटे को, खासकर जनूबी कश्मीर के शोपियन से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर ज़ीशान, जो इस वक्त अनअकैडमी में आप सबके लिए हाजिर हैं और तमाम बच्चों को इस साल पढ़ाने जा रहे हैं कैसे नीट क्वालिफाई किया जाता है, कैसे आपको GMCs में जाना है, मेडिकल कॉलेज की राह दिखाने के लिए डॉक्टर ज़ीशान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करना और इतने एग्जाम्स के थ्रू जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जिस तरह से आपने लगभग आधे दर्जन के करीब जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वो क्रैक किए हैं, सबसे पहले क्या हमारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं उनके हवाले से क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ। सर, मेरा जो सबसे पहला ये कश्मीर के बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी रिमार्क है वो ये है कि आप अपनी पोटेंशियल को किसी से कम ना समझिए। ये आप लोगों में पोटेंशियल है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया के टॉपर्स बन सकते हैं, आप कोई भी टफेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें जो लैग करती हैं, जो मेंटरशिप में जो इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके उन इश्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करेंगे, अच्छी गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक any टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ दिस नेशन। तो डॉक्टर ज़ीशान, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद क्रैक किया है। थोड़े से टिप्स हमारे बच्चों को भी बता दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी तो माशाल्लाह आप यहाँ पे शायद एज ट्यूटर। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मैं 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई थी नीट में। तब मैं असल में स्टूडेंट था होप क्लासेस श्रीनगर का। उसके बाद जब 2017 में हमारा नीट हुआ तो मैंने साइमल्टेनियसली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई किया था, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा डर भी रहता है और थोड़ा सा कंपटीशन को सीखने का मौका भी मिलता है। मैंने जो सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था प्रिपरेशन के लिए वो CUCET था, जिसमें मेरी रैंक 4 थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो सेकंड एग्ज़ाम दिया था दैट वाज़ JEE मेंस। मेरा JEE मेंस क्वालिफ़ाई हुआ था। जी, वो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था और तब मैंने अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए और मुझे जो सीट थी वो सीट ऑफ चॉइस मिल रही थी NIT श्रीनगर में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था AMU CET, वो भी मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था। उसके बाद मेरा जो नीट हुआ था, नीट भी क्वालिफ़ाई हुआ था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था SCOST UET का, जिसमें मेरी रैंक सेकंड थी जम्मू कश्मीर में। तो
एट द एंड ऑफ क्रैकिंग मल्टीपल एग्ज़ाम्स जो मैं बच्चों को टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कंसाइज रहेंगे, कंसाइज इन द सेंस कि एग्ज़ाम को देख के एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये बता दीजिए मुझे कि सबसे बड़ी बात होती है कि जब इंसान कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन आपने इतने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, ख़ास जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका एस्पिरेशन है कि हम इस साल जीएमसी जाएं या जेडब्ल्यू मेंस करें या 12th में अच्छे मार्क्स लाएं, तो उनके लिए आपका क्या क्या शाहिद सर, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने अभी ये कॉन्फिडेंस की बात बोली, असल में मेरे जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था बैक ऑफ द माइंड मुझे यही चीज़ थी कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। उसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं बाकी वाले एग्ज़ाम्स में अपियर हो रहा था, बिकॉज आई वाज श्योर कि मैं इन एग्ज़ाम्स में अच्छा करूँगा, अगर थोड़ी सी अच्छी रैंक आ जाए तो बूस्ट हो जाएगी। मेरी बच्चों से यही सबसे पहली एडवाइस रहेगी कि जिन एग्ज़ाम्स को आप लोग स्किप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CUCET का एग्ज़ाम हो गया या कोई क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया या ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जिन्हें हम छोटे छोटे एग्ज़ाम समझते हैं, इन एग्ज़ाम्स को आप स्किप मत करें। इन एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से बैठें, इन एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से अपियर हो जाएं। इन एग्ज़ाम्स में अगर आप लोगों का स्कोर अच्छा आता है तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी। सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है, मे बी आप लोगों का स्कोर अच्छा ना हो, तो उस सिनेरियो में आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के जो एनवायरनमेंट आप लोगों को, उस एनवायरनमेंट में आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करी हैं, वो मिस्टेक्स आप लोग एनालाइज कर सकते हो। सो मेरी एडवाइस रहेगी अपियर इन ऑल द एग्ज़ाम्स। दो चीज़ों के लिए अपियर हो जाओ, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हो जाओ, दूसरा ये कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल का वो एनवायरनमेंट सीखने के लिए अपियर हो जाओ। तो डॉक्टर जीशान, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद पहले क्रैक किया एग्ज़ाम, आपने नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई किया, तो अब अनअकैडमी में पढ़ाने का मकसद ये मुझे समझ नहीं आया। असल में सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरा टीचिंग का कैरियर था ये एक एक्सीडेंटल जर्नी थी। एक्सीडेंटल जर्नी इन ए सेंस थी, इन दिस सेंस थी कि मेरी जो सिस्टर थी और मेरा जो भाई था वो मुझसे छोटे हैं, तो वो दोनों होप क्लासेस श्रीनगर में पढ़ रहे थे। तो किसी कंसेशन के सिलसिले में मैं होप क्लासेस में आया था, तो मैं क्वांटम सर के पास गया। क्वांटम सर तब 12th। क्वांटम सर यूनिट से फिजिक्स? जी, क्वांटम सर फिजिक्स जो फेमस है यहाँ पे, इसी नाम से फेमस है, अदरवाइज इनका नाम सजाद सर है। तो आप बच्चे क्वांटम, वो सजादुल्लाह शायद उनका नाम। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे क्वांटम सर उनको क्यों कहते हैं? क्वांटम सर, ये इसका मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है क्वांटम सर क्यों कहते हैं, लेकिन जब मैं आया था तो तब इनका नाम क्वांटम। सजाद साहब कभी नहीं कहा? नहीं, मैं हम सब हमारे जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे स्टूडेंट्स क्वांटम सर ही बोलते थे। क्वांटम फिजिक्स में उनका नहीं, क्वांटम फिजिक्स के साथ कुछ रिलेशन होगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो यहाँ पे तब इसी नाम से फेमस थे। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि मैं कोचिंग में कैसे आ गया। तो मैं सर का दरवाज़ा मैंने नॉक किया, तो सर चूँकि मुझे जानते थे, मैं इनका स्टूडेंट रह चुका था 2017 में, तो सर ने मुझे क्लास में बुलाया। अब क्लास पूरी भरी हुई क्लास थी, वहाँ पे 200 के अराउंड स्टूडेंट्स होंगे तब। तो मैं क्लास में गया, तो मैं सर से मिला, सर ने मुझे सामने बुलाया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सर किसी स्टूडेंट को बुलाते थे, जब हम पढ़ते थे सिलेक्टेड वाले बंदे को, तो उनको सर बोलते थे कि आप एक काम करो, कुछ बच्चों को थोड़ा सा वो मोटिवेशनल बता दो। अब जब मैं आगे गया तो सर कुछ बीमार थे, सर ने बोला आप एक काम करो, क्लास को एंगेज करो 10-20 मिनट के लिए, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप वही टॉपिक पढ़ाओ। अब प्रेपरेशन तो मैंने करी नहीं थी, इस हिसाब से तो मैं आया नहीं था वहाँ पे, मैं कंसेशन के सिलसिले में आया था। अब मैं सोच रहा था कि पढ़ाना तो पड़ेगा बच्चों को कुछ ना कुछ। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने पहले बच्चों को बोला कि आप लोग 11th का कोई टॉपिक मुझे बोलो, कोई चैप्टर मुझे बोलो। उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम बोला, सर्कुलेशन वाला चैप्टर बोला। तो मैंने उनसे कुछ ब्लड ग्रुप पे 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो कुछ लोगों ने रेस्पॉन्स दिया अच्छा, कुछ लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाता हूँ। अब ब्लड ग्रुपिंग चूँकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, तो मैंने उसमें एक पार्ट सेलेक्ट किया, वो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया। सर वहीं पे बैठे थे। अब 10-15 मिनट तक मैंने वो टॉपिक पढ़ाया। 10-15 मिनट के बाद क्लास भी ख़त्म हुई, तो हम बाहर निकले, मैं सर के साथ बाहर निकला। तो जब हम नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो सर ने मुझे बोला कि आप इस टीचिंग वाली लाइन में आना चाहते हैं।
अब चूंकि MBBS फर्स्ट ईयर थोड़ा सा वो टफ़ माना जाता है, तो उन दिनों मैंने सर को बोला कि असल में फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी है, तो इस टाइम पे मेरे लिए कोचिंग में आना मुश्किल है, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर से आने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो फिर जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो सर ने कॉल की और वैसे जाके मेरा जो टीचिंग का कैरियर था वो स्टार्ट हो गया। जी। तो आप कहाँ पे MBBS यहीं पे करते MBBS में GMC श्रीनगर में कर रहा था और मैं 2017 से वहाँ पे। हैं? अभी आपकी ये एज इज ऑन योर साइड, तो अभी आप बहुत छोटे हैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि अब अन अकेडमी आपने ज्वाइन की है, मिशन क्या है आपका? ये क्वेश्चन असल में अन अकेडमी ज्वाइन करने के पीछे मैं ऑनेस्ट वाला रीज़न बोलता हूँ। ऑनेस्ट रीज़न ये था कि क्वांटम सर अन अकेडमी में आए थे। अब मैं चूँकि इसका मतलब है कि क्वांटम सर के पीछे ही। मैं इमोशनली कनेक्ट था सर, हाँ मैं इमोशनली भी सर के साथ कनेक्ट हूँ और मैंने सर के अंडर बहुत कुछ काम किया है। मुझे बिल्कुल याद है जब मैं पहली बार क्लास देने गया तो रात के 10 बजे मुझे क्वांटम सर ने, उनके साथ एक दो बंदे और भी थे, मुझे सर ने बुलाया होप क्लासेस के अंदर और रात के 10 बजे सर मुझे सिखा रहे थे कि आपको कल पहला लेक्चर कैसे देना है। सर खुद वीडियो बना रहे थे, मैं आगे डेमो दे रहा था। तो और पूरे जो मेरा जो पूरा टीचिंग का कैरियर था, पूरी मतलब कंप्लीट, जो बाकी लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे टीचर वाले जो कुलीग्स हैं उनको भी ये पता है कि मैं जो जितना भी कुछ टीचिंग कैरियर में मैंने सीखा है वो मैं क्वांटम सर से सीखा है। इमोशनल एक कनेक्ट था। तो मैं जब सुना कि क्वांटम सर अन अकेडमी में आए तो मैं क्वांटम सर से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आ जाओ। तो वैसे जाके फिर मैंने अन अकेडमी चूज़ की जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम सर। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके मेडिकल करियर में भी एज मेडिको भी आप तरक्की करें। और यहाँ पे अन अकेडमी में अब बच्चों के लिए क्या ख्वाब लेके आप आए हैं? मैं आप जैसे हमने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में मैंने बोला था कि बच्चों हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जी हमारे यहाँ के बच्चों में कुछ चीज़ें जो लोकल इंस्टीट्यूट्स में थी वो लैक करती थी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड से थोड़े से इश्यूज़ रह जाते थे, टाइमिंग वाले टाइम जो हमारा होता था, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास या कितने टाइम में हमें लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ रह जाते थे। टेस्ट सीरीज़ में थोड़े से इश्यूज़ रह जाते थे, क्लास टेस्ट्स में थोड़े से इश्यूज़ रह जाते थे। वो इश्यूज़ मुझे लगता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट जैसा, अन अकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट में ईजिली टैकल किए जाएंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे अच्छी है। टाइमिंग का जो ख्याल पहले से रखा जाता है, जैसे हमें अभी से बोला गया है कि आप कौन से चैप्टर्स कितने दिनों में कंप्लीट करोगे, कब आपको कौन सा क्लास टेस्ट लेना है, किस दिन आप टेस्ट सीरीज़ वो कंडक्ट करोगे। ये जो बेसिक जो चीज़ें थी, ये सारी मुझे लगता है अन अकेडमी में बच्चों को ये बात पता भी है, जो लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं उनको ये पता थी कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ थे। वो सारे इश्यूज़ मुझे लगता है यहाँ पे ईजिली ऑलरेडी एड्रेस किए हुए हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आइए, आप विज़िट करिए, आप एक बार देखिए और अकॉर्डिंगली फिर आप लोग डिसाइड करिए। चलिए थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में, हमने बुलाया था कश्मीर के उस सपूत को जिन्होंने खुद MBBS क्वालिफाई किया है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और अब प्रैक्टिकली ये बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया जाएगा अन अकेडमी श्रीनगर में।